हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो, सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, अदर। दोस्तों आज है 20 जुलाई। देख ले, मंडे टू सैटरडे हम डिस्कस करते हैं तो डेली करंट अफेयर। संडे में क्या है, कुछ अलग स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो इसलिए 19 और 20 दोनों का हम, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDS, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, पहली न्यूज़ देखते हैं। केस फैटेलिटी रेट, ठीक है, केस फैटेलिटी रेट अभी क्या है, फिलहाल में इंडिया का जो है, इंडिया ने जो अचीव किया है, ठीक है, इंडियाज केस फैटेलिटी रेट बिलो द 2.5%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो अभी जो बताया जा रहा है कि फोकस किया, एफर्ट किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए। तो क्या क्या एफर्ट किए हैं देख लेते हैं आगे। बाकी इसका देख लेते हैं कि कितना हो गया, लगभग बिलो द 2.5% बताया जा रहा है, क्लियर। ध्यान रखिएगा, करंटली कितना है, करंटली फिलहाल में अभी है 2.49%, ठीक है। तो ध्यान रखना, CFR केस फैटेलिटी रेट, तो इंडिया कितना हो गया 2.59%। और ये बताया जा रहा है दोस्तों, लोएस्ट फैटेलिटी रेट है इन द वर्ल्ड। देखिए पहले समझ लेते हैं फैटेलिटी रेट है क्या, ठीक है। तो देख लेते हैं, केस फैटेलिटी रेट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी पर्सन का, जितने भी पीपल्स का, ठीक है, डायग्नोसिस चल रहा है ना, कोई बीमारी हुई और जितने भी लोगों का डायग्नोसिस हो रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें से कितने लोगों की डेथ हो गई है, क्लियर, कितने लोगों की डेथ हो गई है, तो उसको बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अगर ये बिलो हुआ है तो केस फैटेलिटी रेट डिक्रीज हुई है, इसका मतलब कम लोग, ठीक है, कम लोग की डेथ हुई है। अगर जितने भी डायग्नोसिस चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इंडिया में और रिड्यूस हुआ है, तो कम लोगों की डेथ हुई है, क्लियर। तो उसको बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट। तो कितना हो गया, लगभग 2.9% हो गया, और काफी लोएस्ट बताया जा रहा है, वर्ल्ड में सबसे काफी लोएस्ट इसको बताया जा रहा है, क्लियर। बाकी देख लेते हैं, और इसको बताया जा रहा है दोस्तों, इंडिया का जो एवरेज रखा गया है केस फैटेलिटी रेट, उससे भी कम हो गया है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी ग्राउंड लेवल पर किस किस ने वर्क किया है इसको, ठीक है, देख सकते हैं आप। आशा वर्कर हो गई, जो ANM वर्कर्स हो गई, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा, ठीक है, मैनेज किया है और अवेयरनेस को किस तरीके से फैलाया कम्युनिटी लेवल पे, क्लियर। तो इस तरीके से ये कम हो गया। बाकी देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट का कितना रह गया। देखिए जो 5 स्टेट हैं लगभग, उनका 0 बताया जा रहा है, ठीक है। 5 स्टेट जिसमें UT भी हैं, तो उसका उनका 0 बताया जा रहा है। बाकी 14 स्टेट और UT का लगभग लेस देन 1% है, क्लियर। तो देख लेते हैं कौन कौन से 4 स्टेट हैं। देखिए मणिपुर हो गया, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अंडमान निकोबार, ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका जो है केस फैटेलिटी रेट 0 हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 राज्य ध्यान रखना, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं कि इसका 0 है, क्लियर। और बाकी देख सकते हैं जो हाईएस्ट है, ठीक है, CFR किसका है, लगभग उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी डेथ हुई है, ठीक है। जितने, देखिए CFR यही है कि जितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें से कितने लोगों की डेथ हो रही है, क्लियर, उसका परसेंटेज, तो कितने % की डेथ हो रही है, उसको बोलते हैं CFR केस फैटेलिटी रेट, क्लियर। मगर जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है इस रेशियो में, वो उत्तर प्रदेश की हो रही है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है, फिर कर्नाटका में, मतलब CFR सबसे ज़्यादा कहाँ पर है स्टेट में, उत्तर प्रदेश का है, क्लियर। बाकी सबसे कम कहाँ पर है, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अंडमान निकोबार, यहाँ पे 0 पाया गया है ना। और देख लेते हैं उसके बाद में आता कर्नाटका, ठीक है, फिर राजस्थान आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर राजस्थान, क्लियर। देख लेते हैं अभी जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, जो केरला में है दोस्तों, बताया जा रहा है, ठीक है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं केरला के, ठीक है, पिनराई विजयन, ये इनकी पिक्चर है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया, ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर 2 हैमलेट्स हैं, ठीक है, कैपिटल के पास में, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, तो उसके पास में 2 कोस्टल हैमलेट्स है। देखिए हैमलेट्स क्या होता है, हैमलेट्स की एक, ठीक है, ये एक तरीके से घर ही होते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है, कंजेस्टेड होता है, बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हुआ, मान लो 2 किलोमीटर के बाद में एक घर हो गया, तो उसको बोलते हैं हैमलेट, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको हैमलेट बोलते हैं। तो देखिए ज़्यादातर ये कोस्टल एरिया में है ना, क्योंकि कम पॉपुलेशन होती है, कोस्टल एरिया में हो गया या फॉरेस्ट एरिया में ये हैमलेट होते हैं, क्लियर। तो अभी फिलहाल में यहाँ बताया जा रहा है
और देख लेते हैं मेन क्या है पर्पस, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है, ठीक है। जनरली हम लोगों को पता होना चाहिए ट्रांसमिशन कितने तरीके से होता है। तो देख लीजिए 4 तरीके का कोविड-19 का ट्रांसमिशन है, 4 स्टेज हैं इसके, है ना। तो अभी जो है जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है 3rd स्टेज में है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन 3rd स्टेज में। तो केरला में 3rd स्टेज बताई जा रही है, क्लियर, इसमें पहुंच गया। अब देखते हैं स्टेज फर्स्ट का किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपका कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई ट्रेवल, अगर किसी को कोविड-19 पाया गया और खाली अगर वो ट्रेवल हिस्ट्री है, ठीक है, कहीं से घूम कर आया है, तो उसको ट्रेवल हिस्ट्री से अगर पाया कि हाँ इसको कोविड-19 हुआ है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट अपीयरेंस बोलते हैं, है ना, कि ये जो हुआ है इसको ट्रेवल हिस्ट्री से हुआ है वायरस, क्लियर, जो स्टार्टिंग में होता है कि यहाँ से ट्रेवल किए, यहाँ से ट्रेवल किए, क्लियर, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद में आता है दोस्तों लोकल ट्रांसमिशन, सेकंड स्टेज, ध्यान रखिएगा। लोकल ट्रांसमिशन ये कि कोई पहले से इफेक्टेड पर्सन है, मान लो जिसको कोविड-19 हो गया है, क्लियर, उसके बाद में कोई इसके कांटेक्ट में आया है, कोई भी पर्सन इसके कांटेक्ट में आएगा, अगर उसको भी हो जाता है तो वो उसको कहा जाता है दोस्तों लोकल ट्रांसमिशन, है ना, ये लोकल में हो रहा है। इसके बाद में 3rd स्टेज आती है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी में दोस्तों ये होता है कि पूरे पब्लिक में फैल गया, मतलब अब मान लीजिए कि अब पता नहीं चल पा रहा कि जो इस पर्सन को वायरस लगा है कि कौन से पर्सन से लगा, किसके कांटेक्ट में आया था, अब पता नहीं चल पा रहा। देखिए लोकल में तो पता चल पा रहा था कि हाँ ये कोविड-19 का पेशेंट था, क्योंकि कम होते हैं उस टाइम, और ये इसके कांटेक्ट में आया था, तो इसने इस पर्सन से कांटेक्ट में इसको ये हो गया। अब जो 3rd स्टेज है कम्युनिटी, इसमें पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर कहां से इसको वायरस आया है ना, तो उसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेवल पे पहुंच गया, है ना, कम्युनिटी में फैल गया, पूरी पब्लिक में फैल गया, तो उसको बोलते हैं 3rd लेवल का 3rd स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ध्यान रखिएगा। 4th स्टेज जो होती है आपकी, ये होती है फिर इसके बाद में कि पूरी एपिडेमिक बन गया, आपके पता नहीं चल पा रहा, पूरी कंट्री में फैल गया ये, क्लियर। तो इस तरीके से 4 स्टेज को याद रखिएगा। बाकी एक न्यूज निकल के आ रही है कि HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये देखिए कोई किसी का नाम नहीं है, ये जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये देखिए इस तरीके का ये कैरियर है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये है, याद रखेगा HMS क्वीन एलिजाबेथ। ये कहाँ से दोस्तों, यूके का है, क्लियर। अभी फिलहाल में क्या हुआ है न्यूज में, ये जो चाइना में ये एंट्री करने वाला है ना, ये शिप जो है, ये कैरियर जो है चाइना में एंट्री करने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि साउथ चाइना सी का आप देख रहे होंगे इशू चल रहा है ना, तो अभी यूएस ने क्या किया है, यूएस ने इंसिस्ट किया यूके से, ठीक है, इंसिस्ट किया है कि आप वहां पर ये कैरियर भेजिए। तो अभी देखिए फिलहाल में 2021 तक ये डिप्लॉयमेंट होने वाला है, ठीक है, कहां पर, साउथ चाइना सी। अभी हम देखेंगे साउथ चाइना सी और क्या इशू चल रहा है। देखिए अभी आपने सुना होगा हांगकांग बहुत ज्यादा न्यूज में है ना, तो क्यों न्यूज में है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड अभी क्रिटिसिज्म भी हुआ है इसका। अभी फिलहाल में क्या हुआ है, अभी देखिए हांगकांग क्या है, देखिए इंडिया की यहाँ पर ये चाइना की क्या है, चाइना के कंट्रोल में रहता है, ठीक है, हांगकांग। तो अभी फिलहाल में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, ठीक है, मगर कुछ ऑटोनोमस इसके कुछ, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है, ये ऑटोनोमस है, कुछ चाइना से, ठीक है, कुछ लेवल में। तो क्या हो रहा है, अभी कुछ रूल चेंज कर रहे हैं। रूल क्या चेंज करें, इसकी जो डिफेंस है और जो एक्सटर्नल अफेयर है, देखिए डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर ये सब, ये हांगकांग का एक ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस पावर थी इसकी, ये इसके अंडर में नहीं था चाइना के, ठीक है, बाकी कंट्रोल करता है, मगर कुछ पावर जो है हांगकांग की इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो देखिए जैसे डिफेंस का हो गया, एक्सटर्नल अफेयर वाला हो गया, तो ये इसका खुद का मिशन रहता है। बाकी अभी क्या कह रहा है, इसने चाइना ने रूल चेंज किया है, रूल चेंज किया है कि इसके डिफेंस का मैटर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर का, ये अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है चाइना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला हांगकांग में, है ना, तो देख सकते हैं आप, तो ये काफी इसलिए इशू चल रहा है। बाकी दूसरा इशू चाइना का क्या, साउथ चाइना सी का, है ना, बहुत सारे वहां के जो है, ठीक है, तो बहुत सारे जो आइलैंड कंट्री हैं, तो उस कंट्री का भी इशू चल रहा है। अभी हम देखेंगे क्या है साउथ चाइना सी का और अदर कंट्री के साथ में क्या इशू है। तो इस एक ऐसा जो वहां की, ठीक है, उस एरिया में उसको चाइना को काउंटर करने के लिए एक प्लान बनाया था, जिसको बोला था इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बनाई गई थी, क्लियर, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो देख लीजिए अलायंस कब लॉन्च की हुई थी, ये जून में हुई थी, ठीक है, और कितनी थी, 8 कंट्री थी, 8 डेमोक्रेटिक कंट्री थी। कौन कौन सी थी, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट, यूके, जापान, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, ये 8 कंट्री थी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इन्होंने एक अलायंस बनाया, ठीक है, किसको, चाइना को काउंटर करने के लिए, इशू देखने के लिए, साउथ चाइना सी का इशू है, हांगकांग का इशू है, ठीक है, इस तरीके से जो भी इसका जो ग्रोइंग ग्लोबल एम्बिशन है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए अलायंस बनाया गया था। तो अभी फिलहाल में क्या है, ये शिप जो है निकाला है यूके ने,
ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने। तो ये अब शिप जो है यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है, क्लियर, साउथ चाइना सी में। ध्यान रखिएगा HMS क्वीन एलिजाबेथ और किसका है, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का है। अब देख लेते हैं कि हांगकांग कहाँ पर है। देखिए हांगकांग का काफी इशू काफी टाइम से चल रहा है, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है, और ये इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर है, ये चाइना हो गया, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया हमारा, और ये देखिए यहाँ पर हांगकांग है। तो देखिए ये इसके मेनलैंड से जुड़ा है, ये है ना, इसके मेनलैंड से जुड़ा है, तो ये चाइना के कंट्रोल में तो रहता है, मगर ये कुछ ऑटोनोमस पावर है इसके अंदर, तो उसका भी ये हनन करने, उसको पावर को भी चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लॉ चेंज कर रहा है इसमें। तो देख लेते हैं, बाकी हांगकांग के बारे में कुछ जान लेते हैं क्या है, ठीक है, जब न्यूज में रह रहा है। तो हांगकांग क्या है दोस्तों, ऑफिशियली क्या, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस नाम से जाना जाता है ये, ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ठीक है, किसका, चाइना के अंडर में, क्लियर। अब देख लेते हैं कि ये देखिए, ध्यान रखेंगे, पर्ल रिवर, ये पर्ल रिवर डेल्टा के साउथ में है, ठीक है, साउथ चाइना सी है, उसमें पर्ल रिवर डेल्टा है, तो वहां पर है ये, है ना। देखिए यहाँ पर साउथ चाइना सी है इस साइड में, ठीक है, ये साउथ चाइना सी वाला एरिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पर्ल डेल्टा है ये, तो यहाँ पर ये आइलैंड है, क्लियर, ध्यान रखेगा, पर्ल रिवर डेल्टा, तो यहाँ पर ये आइलैंड है। इसकी पॉपुलेशन बताते हैं 7.5 मिलियन पॉपुलेशन है, और वर्ल्ड में बताया जाता है कि एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी। और बाद ये देख लेते हैं कि ये पहले दोस्तों क्या हुआ थे, कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटिश की, जैसे इंडिया कॉलोनी थी, ध्यान है ना, ये आपने पढ़ा होगा, इंडिया भी क्या थे, इंडिया भी इसकी कॉलोनी थी, ठीक है, बहुत सारी कॉलोनी थी ब्रिटिश की, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, ठीक है, ब्रिटिश इस पर राज करते थे, जैसे किंग एम्पायर से ली गई थी, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर ने। और कौन से वॉर से ली थी, फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था, ठीक है, किसके बीच में, चाइना और यूके के बीच में 1842 में। तो ये चाहिए, ठीक है, चाइना से इसने ये जीत गई थी, ये इसने, ठीक है, तो इसने यूनाइटेड किंगडम ने, क्लियर है। तो 1842 में ध्यान रखिए, फर्स्ट ओपियम वार, ठीक है, ये टेरिटरी इससे ले ली गई थी। बाद में कौन सी ट्रीटी हुई थी दोस्तों, ट्रीटी ऑफ द नैंकिंग, याद रखिएगा। तो ट्रीटी ऑफ द नैंकिंग के तहत ये ब्रिटिश एम्पायर ने इस टेरिटरी को छीन लिया था, क्लियर, चाइना से। और फिर बाद में जब ये, ठीक है, बाद में डीकोलोनाइजेशन हुआ था, उसके बाद में फिर इसने यूके ने ट्रांसफर कर दिए थे दोबारा चाइना को 1997 में, क्लियर, ध्यान रखिएगा, 1997 में ठीक है, चेंज कर इसको दे दी थी। और ध्यान रखिएगा आपकी, ठीक है, तो 1997 में 1842 में क्या हुआ था, ये किसके, यूके ने ले ली थी, ठीक है, कॉलोनाइज कर दिया था इसको। फिर बाद में क्या हुआ था, जब डीकोलोनाइजेशन हुआ था, जब यूके जाने लगा था, ठीक है, सब जगह से, तो उसके बाद में 1997 में फिर इसने ट्रांसफर कर दिया था। मगर क्या हुआ था, कुछ पावर जो थी, कुछ पावर इस आइलैंड को अलग से दी थी, क्लियर, ध्यान रखिएगा, क्लियर, हांगकांग को कुछ ऑटोनोमस इंडिपेंडेंटली पावर दी थी, तो वो उस चीज का हनन करना चाह रहा है चाइना, ठीक है। तो अभी इसलिए ये इशू बना हुआ है। बाकी देख लेते हैं इसकी, देखिए क्या क्या सेपरेट पावर थी, गवर्निंग पावर इसकी खुद की थी हांगकांग की, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम इसका खुद का है। और ये देखिए ये एक सिस्टम है, वन कंट्री टू सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये जो दिया गया था इसको हांगकांग, ठीक है, यूके के द्वारा हांगकांग चाइना को जो दिया गया था, वो किस सिस्टम के तहत दिया था, वन कंट्री टू सिस्टम। अब देख लीजिए, इस तरीके से न्यूज एग्जाम में आ जाता है कि बताइए किस किस कंट्री के बीच में ये सिस्टम है, वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हांगकांग और चाइना, है ना, इस तरीके से न्यूज में आ जाता है। तो वन कंट्री मतलब एक कंट्री रहेगी, सिस्टम दो रहेंगे, क्लियर। तो देख लेते हैं, हाईली डेवलप्ड है, और रैंक जो है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये 4th रैंक का है ना। अब देख लीजिए 4th रैंक का है ना, तो काफी अच्छी रैंक है इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ठीक है, इसलिए न्यूज में आप देखिए साउथ चाइना से काफी इशू रहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ है, यूएन क्लोज ने ये 9 डैश लाइन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 डैश लाइन बोला जाता है इसको, तो 9 डैश है, 9 डैश है यहाँ पे, तो 9 डैश लाइन बोला जाता है। तो ये जो है इसको बोला जाता है साउथ चाइना सी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो नाम दे दिया चाइना, तो चाइना से होता है कि हमारा नाम, मेरा नाम है, तो ये मेरे ही एरिया हो गया ना, ऐसे नहीं, ऐसा तो इंडियन है, इंडियन ओशियन है ना, इंडिया के चारों ओर है, तो पूरा इंडिया का थोड़ी ना हो जाएगा इंडियन ओशियन, क्लियर। तो इस तरीके से क्या था कि ये चाइना नाम हो गया, तो ये मेरे ही एरिया है, क्लियर, ऐसा नहीं है। देखिए एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये भी एक एरिया है, ये ओशियन के लिए होता है, ठीक है। यूएन क्लोज इसको बताता है कि, ठीक है, कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए वाटर का भी, वाटर ये देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल है, बताया था पहले, डिस्कस किया था। तो यहाँ तक जो है, जो भी, ठीक है, जो भी
ये समुद्र जो भी इससे ओशन से टच रहेंगी कंट्री, क्लियर, तो जो भी वाटर रहेगा लगभग इस पे इसका, ठीक है, यहाँ से इसका कंट्रोल रहेगा कहाँ तक, 200 नॉटिकल माइल, उसको बोला जाता है इस, ठीक है, ये इकोनॉमिक जोन, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्लियर, तो ये बोला जाता है। देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे वियतनाम हो गया, तो वियतनाम का भी यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल अगर लेंगे तो इसका एरिया भी यहाँ पे आ रहा है, क्लियर। ऐसी मलेशिया का अगर लेगा 200 नॉटिकल माइल, ये भी आ रहा है, ऐसी मलेशिया, ठीक है, मलेशिया का होगा, इंडोनेशिया का, फिलीपींस का, तो इसका खुद अपना अपना कुछ एरिया इसके कंट्रोल में होना चाहिए। मगर ये क्या होता है कि चाइना का, ये चाइना कहता है कि नहीं ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये देखिए इंटरनेशनल लेवल पे बात गई थी, यूएन क्लोज, इसने ही बोला था, यूएन क्लोज, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओशन के लिए, तो इसने बोला था कि ये भी क्या है, ये देखिए ये इनका, ये 200 नॉटिकल माइल तक ये इनका ही एरिया, ठीक है, जो भी इसके कंट्री टच में होती है। मगर ये जो है ठीक है, चाइना इसकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, तो बाकी जो बोल रहा है तो यही इसका डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, क्लियर। तो देख सकते हैं आप, ये है साउथ चाइना सी। अभी देखिए ये न्यूज में रहता है इस पार्सल आइलैंड कहाँ पर है ना, पार्सल आइलैंड कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बाकी। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए एमपीआई, अभी एमपीआई का एक इंडेक्स निकल कर आया यूनाइटेड, ये देखिए एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी तो है मगर मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मतलब एजुकेशनल का इशू, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है ना, हेल्थ इशू, तो सब मिला के, और मनी इशू, तो इस सब तरीके का एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसको बोलता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसकी अभी रिपोर्ट निकल कर आई है, जो रिपोर्ट, ठीक है, जारी करता है वो है यूनाइटेड नेशन, क्लियर। तो 2020 की निकल के आई है। इंडिया को बताया जा रहा है कि काफी कम रिडक्शन किया है, काफी कम रिड्यूस किया है पॉवर्टी को, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, ठीक है, 2015 से 2019 तक, क्लियर। अब देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो रिलीज करता है दोस्तों, ये करता है, देखिए OPHI, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, है ना, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, देखिए ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, निकालते हैं, क्लियर। तो अभी रिपोर्ट जो आई है लगभग 75 कंट्रीज की दी है ना, जिसमें से 65 कंट्री ने क्या है, 65 कंट्री ने 2000 से 2009 तक का डेटा लिया है ना। तो 65 कंट्री क्या हुई है दोस्तों, इन्होंने ये, ठीक है, ये इन्होंने मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है इसको रिड्यूस कर दिया लगभग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 65 कंट्री एक, ठीक है, हो चुका है। बाकी देख सकते हैं इंडिया और निकारागुआ, ठीक है, इसने लगभग 50% रिड्यूस कर दिया, ध्यान रखिएगा, है ना। जो एमपीआई है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, लगभग इस कंट्री ने, जैसे इंडिया हो गया और ये निकारागुआ हो गया, तो इसने 50% लगभग रिड्यूस कर दिया, तो काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। और बाकी देख सकते हैं जो रिपोर्ट कह रही है, इसमें कह रही है 1.7 बिलियन पीपल जो हैं 160 डेवलपिंग कंट्री के, ठीक है, ये लगभग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं, है ना, जिसमें से 10 कंट्री जो हैं लगभग 60% अनवैक्सीनेटेड है, मतलब 10 कंट्री जो हैं वहाँ के 10 कंट्री, उसमें 60% जो है अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है, उनको वैक्सीनेटेड नहीं किया गया, जिसमें से इंडिया की अगर पोजीशन देखेंगे 2.6 बिलियन जो है, ठीक है, अनवैक्सीनेटेड है। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी अनवैक्सीनेटेड है। तो देख सकते हैं, आपको ध्यान रखना कि एमपीआई कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस की, दो है यूएनडीपी हो गया और दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी एक न्यूज में कि वेथिनोमस रकासा क्या है, ये देखिए एक अभी एक ये रिसर्च में आया, साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया है, ये देखिए एक बताया जा रहा है सुपर जेनेटिक आइसोपोड स्पेसीज बताया जा रहा है, ये कॉकरोच की स्पेसीज है, ध्यान रखिए, ये देखिए पिक्चर है ना, ये कॉकरोच की स्पेसीज है। क्या नाम है इसका नाम रखा गया दोस्तों वेथिनोमस रकासा। तो देख लेते हैं, इस तरीके न्यूज में आया था कि वेथिनोमस रकासा क्या है, तो दोस्तों यह है एक कॉकरोच की स्पेसीज है। अभी फिलहाल में इसको डिस्कवर किया गया है, कहाँ से, ईस्टर्न इंडियन ओशियन, है ना, इंडियन ओशियन के ईस्टर्न पार्ट से। कहाँ पर रिसर्च चली थी, जावा के वेस्ट में एक जगह है बनातेन, ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च चली थी, जो यहाँ पे साइंटिस्ट ने फाइंड किया है, और जो साइंटिस्ट है दोस्तों सिंगापुर के साइंटिस्ट हैं ये। और देख लेते हैं, लगभग इसकी 14 लेग्स बताए जा रहे हैं, देखिए ये इसकी लेग्स आप देख सकते हैं, लगभग 14 इसकी लेग्स हैं, क्लियर। और बाकी इसकी जो लंबाई है दोस्तों 50 सेंटीमीटर की है ना। और ये दोस्तों क्या करता है, ये डेड एनिमल होते हैं ना, जैसे मैराइन में, ओशियन में जो डेड एनिमल जो मर जाते हैं उनको, ठीक है, उनको खाता है ये, ठीक है। और जैसे फिश हो गया, वेल्स हो गई, क्लियर। और ये दोस्तों बहुत लंबे समय तक विदाउट फूड रह सकता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, वेथिनोमस रकासा ये कॉकरोच की नई स्पेसीज फाउंड हुई है ईस्टर्न इंडियन ओशियन में, क्लियर।
अभी क्या है, भागीरथी को क्या है, भागीरथी जो इको सेंसिटिव जोन है इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है, जो अप्रूव्ड हुआ था। तो अभी देख लेते हैं, एक जोनल प्लान है, जोनल प्लान को अप्रूव कर दिया किस पर, जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है ना। तो इस पे एक जोनल प्लान आया है, तो इसको क्या किया अभी कैबिनेट ने, यूनियन में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है तो इसने अप्रूव कर दिया, क्लियर। तो अभी जो प्लान है दोस्तों ये प्रिपेयर किया जा रहा है, ये किया गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में भागीरथी है ना, ये देखिए उत्तराखंड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्लान को अभी, ठीक है, जो प्रिपेयर किया था उत्तराखंड ने किया था, ठीक है, और किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, ठीक है। और अभी जो हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने अभी अप्रूव कर दिया है। तो बाकी जो देखिए, जो भागीरथी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनाया गया था, नोटिफिकेशन आया था 2012 में, बाकी इसको अमेंड करके 2018 में अमेंड भी किया गया। अब देख लेते हैं जोनल प्लान क्या है, जोनल मास्टर प्लान क्या है, जो अभी अप्रूव हुआ है ना, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में जो अप्रूव हुआ है जोनल प्लान। दोस्तों ये प्लान क्या है दोस्तों, ये वाटरसेड अप्रोच प्लान है, ठीक है, वाटरसेड डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया गया, जिसमें उस एरिया में एक गवर्नेंस प्रोवाइड करेगा, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एरिया, इरिगेशन, एनर्जी, ठीक है, क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो एक पूरा तरीके से प्लान है वहां पर। तो देखिए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन कहाँ पर है दोस्तों, देख लेते हैं, अपर हिमालय में। देखिए यहाँ पर हिमालय वाला रीजन हो गया, तो अपर हिमालय में, ठीक है, और जो ये गंगा हिमालयन बेसिन में, क्लियर। और देख सकते हैं किसके बीच में आता है, ये हायर हिमालय, देखिए ऊपर हिमालय, हायर हिमालय हो गया, और नीचे गढ़वाल हिमालय होगा, तो इसके बीच में ये बेसिन आता है, भागीरथी बेसिन। कंसर्न क्या, प्रॉब्लम क्या दोस्तों, अगर ये मास्टर प्लान अप्रूव तो हो गया, मगर दिक्कत क्या है, ये बहुत ज्यादा हाईली वनरेबल हो सकता है। क्यों, नेचुरल डिजास्टर, देखिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, तो एक नेचुरल डिजास्टर के लिए नुकसान हो सकता है। देख सकते हैं आप 2015 में क्या हुआ था, केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, है ना, केदारनाथ ट्रेजेडी में क्या हुआ था, एक फ्लड आया था बहुत ज्यादा, है ना, चोरावरी एक लेक है, वहां पर क्या हुआ था, ग्लेशियर पिघल गया था और बहुत ज़्यादा उस लेक में फ्लड आ गया था, जिससे काफ़ी लोगों की जान गई थी केदारनाथ में, है ना, बहुत सारे लाशें देखने को मिली थी अलग अलग नदियों में, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो वो क्या हुआ, एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था। तो इसके मद्देनजर देख सकते हैं कि कुछ कंसर्न बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होगा वहाँ पर, तो एक नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये लगभग जोन 5 में आता है अर्थक्वेक के, है ना, जोन 5 में आता है। तो टाइमली इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक भी आते रहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं। अब एक ब्लैक रॉक, दोस्तों ये आ जाता है, ब्लैक रॉक क्या है, एक मेलवेयर, एक वायरस आ गया, ठीक है, ब्लैक रॉक। देख लेते हैं क्या करता है, ये देखिए, ये एक एंड्रॉयड फोन में आ रहा है, ठीक है, एंड्रॉयड फोन में आ रहा है। ये क्या है दोस्तों, क्रेडिट डिटेल जो है वहाँ की चोरी करता है, ठीक है, स्टील करता है डेटा को, पूरी क्रेडिट डिटेल हो गई, पासवर्ड हो गया, सब तरीके को ये स्टील करता है वहाँ के डेटा को एंड्रॉयड फोन में से। तो देखिए कहाँ पर जो पॉपुलर ऐप है ना, जैसे अमेजन हो गया, जीमेल, यूबर, नेटफ्लिक्स वगैरह और बहुत सारे इस तरीके जो इंपॉर्टेंट ऐप है, यहाँ पे ये डेटा पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से डेटा ये इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा है। बाकी जो मोबाइल सिक्योरिटी किसने बताई है, फर्म थ्रेट फैब्रिक, तो इन्होंने इस मेलवेयर को डिस्कवर किया, ठीक है, बता रहे हैं कि एक ब्लैक रॉक का मेलवेयर आ गया, ठीक है, वायरस आ गया। तो दोस्तों क्या करता है, ये इंटरेस्ट ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन क्या करता है, ये बहुत सारे एक फ्लड कर देता है एसएमएस की, है ना, बहुत सारे फ्लड करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो अलाउ करने पूछता है, ठीक है, तो बिना देखे समझे इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से ये वायरस इस तरीके से आ जाता है एंड्रॉइड फोन में। तो देख सकते हैं ये क्या है, ये देखिए अनोदर, ये एक्सटेंशन बताया जा रहा है, इससे पहले भी आया था मेलवेयर जिसको बोलते हैं ये जैकरेक्स, तो जैकरेक्स का ही ये स्ट्रेन बताया जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी दोस्तों इसका यही काम है कि पासवर्ड को स्टील कर रहा है, पासवर्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वहां से ये डेटा कलेक्ट करके वहां से स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक रॉक मेलवेयर है, क्लियर। देखिए अभी एक ऐप लॉन्च हुआ है, मोबाइल ऐप, कुरमा ऐप। देखिए इस तरीके पूछ लेते हैं कि कुरमा ऐप किस लिए है। तो ये जो ऐप लॉन्च हुआ है, ये दोस्तों हमारे जो यूनियन इन्वायरमेंटल एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, तो इन्होंने जो है अभी लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन है। और इसका मकसद क्या है, ये ट्रैक करेगा और रिपोर्ट करेगा इंडियन टर्टल्स, है ना, जितने भी इंडियन टर्टल्स कछुए हैं, तो इनके लिए इनको ट्रैक करने का, रिपोर्ट करने का। तो इस तरीके से आ जाता है कि अभी कौन सा हाल में कौन सा ऐप आया है जो इंडियन टर्टल्स को रिपोर्ट करेगा, ट्रैक करेगा, क्लियर। तो कौन सा ऐप है, कुरमा ऐप है, QURMA, क्लियर। ये मोबाइल एप्लीकेशन है। और बाकी जो डेवलप किया गया दोस्तों, ये डेवलप किया गया द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ITCN, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा।
बाकी देख सकते हैं अभी असम में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, फ्लड आया हुआ है ना। तो बताया जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में दोस्तों लगभग 108 एनिमल्स की डेथ हो गई है। क्लियर। तो देखिए अभी हम काफ़ी सारा प्रोटेक्शन होता है, नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, सेंचुरीज बनाई जा रही है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर फिलहाल में क्या ये डिजास्टर, देखिए इस तरीके का डिजास्टर है कि देखिए नेशनल पार्क में भी काफ़ी एनिमल्स की डेथ हो गई है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क तो न्यूज़ में काफ़ी है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से जो न्यूज़ में रहते हैं नेशनल पार्क वो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने संडे में देखिए नेशनल पार्क क्या होता है, सेंचुरीज क्या होती है, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये सब मैंने कल बहुत डीपली डिस्कस किया था। क्लियर। तो आप कल का लेक्चर संडे वाला देख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से नेशनल पार्क दोस्तों जो न्यूज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर आ जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में। क्लियर। ये देखिए असम का मैप है। क्लियर। तो इस तरीके से असम में, तो यहाँ पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो देख सकते हैं 9 रियानोज वगैरह किल्ड हुए हैं। ठीक है। और 82 और डियर्स और 2 स्वैम्प डियर्स और 4 बुफेलोस, तो इनकी डेथ हो गई है। बाकी जब न्यूज़ में तो देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये 1905 में आया था एज ए रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में। ठीक है। फिर 1950 में इसको काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी थी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1950 में ये सेंचुरी थी। ठीक है। फिर 1974 में इसको नेशनल पार्क बना दिया। अब देखिए आप कल का लेक्चर देख सकते हैं कि नेशनल पार्क आखिर क्या है और सेंचुरीज क्या है, देखिए, है ना। तो मैंने कल बताया था आपको कि सेंचुरीज क्या होती है, थोड़ा लेस प्रोटेक्टिव होता है, और बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करना है तो उसलिए आता है नेशनल पार्क। ठीक है। तो पहले इसको सेंचुरी बनाएगा 1974 में, उसके बाद में नेशनल पार्क 1974 में नेशनल पार्क और 1950 में सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद में 1985 में दोस्तों यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर कर दिया था, किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ध्यान रखिएगा। तो 1985 में यूनेस्को, देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों कब आई थी बताया, कल ये भी डिस्कस किया था हमने, 1945 में आई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड, याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्लियर। और 2006 में दोस्तों इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया, ध्यान रखिएगा। तो काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है काजीरंगा नेशनल पार्क की, है ना। और देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं 1 हॉर्न रिहाइनोस। क्लियर। काजीरंगा में पाए जाते हैं। तो एग्जाम में आता है कि 1 हॉर्न रिहाइनोस कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखिए एशिया, हमारे यहाँ पे 3 तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है। रिनोसेस 3 तरीके के एशियन रिनोसेस पाए जाते हैं। एक तो है 1 हॉर्न, दूसरे कौन है दोस्तों, 2 सुमत्रन और दूसरा है जावान। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 1 हॉर्न रिनोसेस। क्लियर। तो 3 में से ये वाला ज्यादा पाया जाता है, 1 हॉर्न वाला। क्लियर। ध्यान रखिएगा। बाकी इसको सेफ्टी के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों, एशिया रिनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था 4 कंट्री के बीच में। किस किस के बीच में, ध्यान रखिएगा, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना। ध्यान रखिएगा। और ये किस नाम से होता है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन रिनोस 2019। ध्यान रखिएगा, है ना। तो कौन कौन सी कंट्री है, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। और बाकी 2015 में एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था इसको कंट्रोल करने के लिए, स्पेशल रिहाइनो प्रोटेक्शन फोर्स। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में है। क्लियर। देखिए यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं, ये भूटान हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम का एरिया हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये वाली, ये देखिए ये फ्लड कहाँ पर आया दोस्तों, ये वाली, ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम, रिवर सिस्टम है। देखिए यहाँ से जाके यहाँ पे बांग्लादेश में जा रही है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कौन सी रिवर है। ये दोस्तों तिब्बत वगैरह से निकल रही है, यहाँ से, है ना, तिब्बत से निकल रही है। और यहाँ पे दोस्तों काफी, ठीक है, काफी लंबी ये रिवर सिस्टम है। और दोस्तों यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, यहाँ पे शैंगपो, क्या बोला जाता है, शैंगपो। ठीक है। तो आ जाता है एग्जाम में, ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम क्या, शैंगपो भी बोलते हैं, जो यहाँ पे ये चाइना से इधर से होकर हुआ जा रहा है। फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ से इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो इंडिया में जब एंटर कर जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। देखिए क्या नाम, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर के क्या क्या नाम है, देखिए ब्रह्मपुत्र नाम एक रिवर, इसका नाम है शैंगपो रिवर। क्लियर। ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ बोला जाता है, ये ऊपर चाइना वाले रीजन में। क्लियर। इसके बाद में जो इंडिया में चलेगी इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहाँ से देखिए, यहाँ से 90 डिग्री पर टर्न हो जाती है, फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। देखिए अभी देखिए इसका क्या नाम चेंज होगा, जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी इसका नाम हो जाता है दोस्तों जमुना। ध्यान रखिएगा। तो एक नाम हो रहा है इसका ब्रह्मपुत्र, जमुना। क्लियर। इसके बाद में फिर क्या हुआ दोस्तों, एक हमारे यहाँ से
ये एक रिवर भी जाता है गंगा रिवर। गंगा रिवर भी बांग्लादेश में जाती है। तो देखिए गंगा रिवर का भी नाम है। गंगा रिवर जब यहाँ पे एंटर कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों पद्मा। ध्यान रखिएगा, गंगा रिवर का नाम जो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, क्लियर, उसका नाम हो जाता है जमुना। ध्यान रखना, है ना। अब ये जो जमुना है और ये पद्मा है, ये दोनों फिर दोस्तों मर्ज हो जाती हैं, है ना। फिर यहाँ से जब मर्ज होती हैं इसके बाद में इसका नाम होता है मेघना, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जमुना, ठीक है, जमुना, पद्मा, मेघना, है ना। तो इस तरीके से नाम है। तो पद्मा किसका नाम है? गंगा का नाम है। कहां पर? बांग्लादेश में। और जो जमुना है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। कहां पर? बांग्लादेश में। अब ये दोनों जमुना और जब ये पद्मा मिल जाती हैं तो दोस्तों ये कहलाती है मेघना। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से नाम आ जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के एक तो शैंकपो नाम हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, दूसरा हो गया जमुना, और फिर मेघना भी कह सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से इसके नाम है, ध्यान रखिएगा। बाकी अभी एक मीटिंग हुई है इंडिया यूएस के बीच में, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। किसके लिए? एनर्जी के पर्पस को, एनर्जी पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। और एक वर्ड आ रहा है ACT, देखेंगे ACT क्या है। तो दोस्तों अभी फिलहाल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, वर्चुअल पार्टनर, ठीक है, ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो ये किसको देखते हुए? एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए पार्टनरशिप करने के लिए। बाकी जो पहले के प्रोग्राम है उसको रिव्यू किया गया और जो नए एरा में काम करने की कोशिश की जा रही है इन द फील्ड ऑफ द एनर्जी, क्लियर। और बात कही जा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल पावर जनरेशन की बात की जा रही है और दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। और किस तक काम करने वाले हैं दोस्तों? अब देखिए जो ACT है, ACT आ जाता है। ACT क्या है दोस्तों? ACT एक प्लेटफॉर्म है। क्या इसकी फॉर्म है? ये एक्सीलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी, देखिए याद रखिएगा, ठीक है। ACT की फुल फॉर्म क्या? एक्सीलरेटिंग, A मींस एक्सीलरेटिंग, C मींस क्या है दोस्तों? C का मतलब है CCUS, है ना, और T मींस टेक्नोलॉजी। अब देख लें CCUS क्या है दोस्तों? CCUS क्या है? आपका इनिशिएटिव है किसके लिए? टू स्टेब्लिश द, देखिए पहले C का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरे C का मतलब है कैप्चर, और U की मीनिंग है यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। मतलब क्या कर रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है इसको हमें CO2 को क्या करना है? CO2 को कैप्चर करना, पहला काम। पहले इसको कैप्चर करेंगे, उसके बाद में उसको यूटिलाइज करेंगे, फिर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को देखते हुए कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन हो रहा है, देखिए तो CO2 भी एक उसका, ठीक है, पोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। तो उसको कम करने के लिए उसको क्या एक मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं जाकर उसका हम यूटिलाइज कर सकें, उसको कैप्चर कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें और हमारी ग्रीन एनर्जी रहे, है ना, ग्रीन एनर्जी। तो किसी तरीके का पोल्यूशन न रहे, ठीक है, तो जीरो कार्बन एमिशन रहे, ठीक है। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी ध्यान रखना, इस तरह की न्यूज में आखिर क्या है? ये CCUS टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। CCUS मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है और इसमें जो ऑल ओवर इंडिया कितनी है, लगभग 14 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्लियर। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ यहाँ से आप फ्री PDF आपको मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब्सक्रिप्शन